हेलो एवरीवन, आई ललित धनकर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज है 28 फरवरी 2024। आज फिर से हम द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। हम काफ़ी जितने भी सिनोनिम्स आएंगे, जितने भी वर्ड्स आएंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। तो आज का जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर ऑथर ने कुछ लिखा है, क्योंकि अभी एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे रिपोर्ट आई है महंगाई को लेकर कि जो रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स है उनमें इंडिविजुअल की जो स्पेंडिंग है वो कितनी हो गई है और कितनी होनी चाहिए थी। इस बारे में पूरा ऑथर ने डिस्कस किया है। लेट्स स्टार्ट द शो। हेडिंग है डिकोडिंग कंजम्पशन ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। The 2022 to 23 household spending survey signals shifts in people's priorities। तो जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है उसके ऊपर तो पूरा पैराग्राफ है ही, पर बाकी जो 2022 से 2023 के हाउस होल्डिंग स्पेंडिंग है उसका जो सर्वे है वो पीपल की प्रायोरिटीज़ कैसे चेंज हुई है, कैसे शिफ्ट हुई है, उसकी ओर इंडिकेट करता है। आगे है इन एन अनकैरेक्टरिस्टिक लेट सैटरडे रिलीज द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री अनवील्ड the broad findings of the household consumption expenditure survey done between August 2022 and July 2023। तो ऑथर बोल रहा है कि जो लास्ट सैटरडे रिलीज हुआ था, सॉरी लेट सैटरडे रिलीज हुआ था, वो काफ़ी अनकैरेक्टरिस्टिक का मतलब था असामान्य, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, क्योंकि सैटरडे में रिलीज़ किया गया रिपोर्ट को, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट को किसके द्वारा, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा। अनवील्ड द ब्रॉड फाइंडिंग्स, अनवील्ड का मतलब होता है अनावरण करना, किसी को हटाना, किसी से पर्दा हटाना। द ब्रॉड फाइंडिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन, जितने भी हाउस होल्ड कंजम्पशन, जैसे मैंने बताया था रूरल और अर्बन हाउस होल्ड कंजम्पशन, इनका जो एक्सपेंडिचर सर्वे है ये कब किया था, 2022 अगस्त के 22 में, 22 के अगस्त में और 23 के जुलाई के बीच में। ठीक। दिस इज सिग्निफिकेंट एज इट इज़ द फर्स्ट मेजर सर्वे बेस्ड डेटा रिलीज सिंस 2011 टू 12। तो 2011-12 के बाद ये मेजर सर्वे है जो रिलीज किया गया, इसीलिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए रिमार्केबल है। दैट कैप्चर्स ग्राउंड रियलिटीज एट द हाउस होल्ड लेवल्स, और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये ग्राउंड रियलिटीज कैप्चर करता है, स्पेशली विद द वंस अ डेकेड सेंसस ड्यू सिंस 2021 नोवेयर इन साइट। और ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो सर्वे आया है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी जो हमारा सेंसस है जो कि एक डिकेड में एक बार होता है, 10 साल में एक बार होता है, वो अभी भी ड्यू है, जो कि 2021 में हो जाना चाहिए था, 2024 हमारा आ चुका है, जो भी सेकंड मंथ कंप्लीट होने वाला है। और ये अभी तक जो सर्वे, जो अभी हमारा सेंसस है वो कहीं से कहीं तक हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि 2024 में हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा, अभी कोई कंफर्मेशन इसका नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। कंडक्टेड एवरी 5 years बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट सच कंजम्पशन सर्वे इन 2017-18 along with a similar employment survey were junked by the government, citing quality issues with the data viewed as a euphemism for the unhappy tidings it may have showed, not maybe। तो अब क्या हुआ है कि 2017-18 में एक सर्वे हो रहा था, नेशनल सैंपल सर्वे, पर उसको क्या कर रहा था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या जंक कर दिया था, उसको डंप कर दिया था, बोला था कि इसके जो डेटा है उसमें क्वालिटी इश्यूज है, मतलब ये जो डेटा है उतनी क्वालिटी नहीं है, इसमें इतनी गंभीरता नहीं, सीरियस क्वालिटी इश्यूज इसमें है। तो उसको क्या करा था उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने क्या करा, उसको डंप कर दिया, उसको जंक कर दिया। क्यों? अब व्यूड एज ए यूफेमिज्म फॉर द अनहैप्पी टाइडिंग्स। यूफेमिज्म क्या है, मतलब यूफेमिज्म का मतलब होता है कि कुछ किसी चीज़ का उपहास करना, मजाक उड़ाना, है ना, माइल्ड या फिर इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ को हार्श, अनप्लेसेंट, ये सब चीज़ें यूफेमिज्म में आती है। जैसे अगर यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कोई सी भी चीज़ जो वाक्य वगैरह रहते हैं अक्सर क्या कर दिया जाता है, उसको कम करने के लिए प्रयुक्त हो जाता है, किसी चीज़ को कमतर कर देना, यूफेमिज्म। ठीक है। और द अनहैप्पी टाइडिंग्स, अब टाइडिंग्स का मतलब होता है कि कोई सी भी चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है ना, कोई डेटा इन्फॉर्मेशन, ये सब टाइडिंग्स में आता है। सॉरी, यहाँ टाइडिंग्स कैप्चर्ड पे लगा था। तो क्या हुआ, क्वालिटी इश्यूज विद द डेटा व्यूड एज ए यूफेमिज्म फॉर द अनहैप्पी टाइडिंग्स इट में हैव शोड, और कितना ही अनहैप्पी टाइडिंग्स, अनहैप्पी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो वो उसने बताया था। इफ द 2017-18 सर्वे was abandoned because it captured the deleterious after effects of the demonstration of high value currency notes in the late 2016 on India's largely informal economy and the subsequent onset of the goods and service tax, the 2022 to 2023 survey also needs to be interpreted with a dash of salt।
अब ऑथर कह रहा है कि 2017-18 का जो सर्वे था वो इसलिए अबेंडन किया गया था, इसलिए निष्कासित किया गया था क्योंकि उसमें उस टाइम पर क्या कर रहा था, 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था बड़े नोट का 500 और 1000 के, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे थे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है। वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया में क्या है, फॉर्मल सेक्टर कम है और इनफॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर थोड़ा कम है और इनफॉर्मल काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई अगर परचून की दुकान पे कोई लड़का काम करता है, चाय की दुकान पर काम करता है, फिर किसी XYZ की दुकान पे काम करता है, तो उसका कोई PF वगैरह नहीं बनता, उसका जो मालिक रहता है उसको हाथ में पैसा पकड़ाता है। और ऐसा ही, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे इंडिया में जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जो एक तो कहीं पर भी नोट डाउन नहीं है, कहीं पर भी इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर क्या हुआ था, ये जो डिमोनेटाइजेशन होता बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उससे, ठीक। एंड द सब्सिक्वेंट ऑनसेट ऑफ द गुड्स, और उसी दौरान जो GST है उसका भी शुभारंभ हुआ था, तो उसके भी कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने वाले थे। इसलिए सरकार ने क्या करा, उस टाइम का जो NSSO का जो सर्वे था उसको डम कर दिया। द 2022 टू 23 सर्वे, अब ये ऑथर बोल रहा है कि अगर ऐसा था कि 2017-18 में कुछ खामियां थी सरकार की उस सर्वे की वजह से, तो हमें ये देखना चाहिए कि 2022-23 का जो सर्वे आ रहा है उसको भी डैश ऑफ सॉल्ट की तरह देखना। डैश ऑफ सॉल्ट मतलब होता है किसी चीज़ को क्वेश्चन से देखना, किसी चीज़ को संदेह की नज़र से देखना, कि इसमें भी सरकार की कुछ खामियां नज़र हमें आएगी। For it may likely magnify the exuberance seen in consumption after 2 years of pandemic-induced curbs and income losses, what economists call the release of pent-up demand। अभी ये जो सर्वे आया है इसमें क्या हुआ है, लोगों की डिमांड बढ़ी है। कैसी डिमांड बढ़ी है, एक्सुबरेंस कंजम्पशन बढ़ा है, मतलब कुछ दबा हुआ था। जैसे हम कोरोना के टाइम की बात करें, कोरोना में लोगों ने 2 साल घर में बिताए, तो लोग ऊब चुके थे, लोग पक चुके थे, तो लोगों ने एकदम से सर्ज आया कि लोग घूमने निकल गए, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। जैसे ही कोरोना हटा, जैसे ही हमने लॉकडाउन हटाया, वैसे ही लोग और घूमने निकल गए। तो इसको हम बोलते हैं पेंट अप डिमांड, जो डिमांड दबी हुई थी, और जब कोई सी चीज़ दबी रहती है और इस पर से आप हाथ हटाते हो तो एकदम से उछल के बाहर आती है, ठीक है। ऐसा ही ऐसे ही इनकम लॉसेस का भी इसी तरह से हाल हुआ था, ठीक। अगला है, टू बी क्लियर द सर्वे सजेस्ट सम इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन इन कंजम्पशन पैटर्न्स एंड द कंप्लीट फाइंडिंग्स मस्ट बी पब्लिश्ड स्विफ्टली टू एनेबल डीपर एनालिसिस। अभी ऑथर कह रहा है कि मैं अगर क्लियर तरफ से बात करूँ तो जो सर्वे है वो सजेस्ट करता है कि कुछ इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन हुए कंजम्पशन पैटर्न में, और अगर कंप्लीट फाइंडिंग एंड द कंप्लीट फाइंडिंग मस्ट बी पब्लिश, और ये पूरे जो सर्वे का जो कंप्लीट फाइंडिंग से पूरा डेटा है वो जल्दी से जल्दी पब्लिश करनी चाहिए। स्विफ्टली मतलब होता है जल्दी, फास्ट। स्विफ्ट जो गाड़ी रहती है ना, स्विफ्ट अगर कार आपने देखी हो, तो इसका जो नाम है वो एक बर्ड पे रखा गया। स्विफ्ट नाम से एक बर्ड रहती है जो काफ़ी तेज उसके पंख फड़फड़ाती है। स्विफ्ट भी एक बर्ड होती है, और स्विफ्ट मतलब ही होता है फास्ट। तो ये जल्दी से जल्दी पब्लिश कर देनी चाहिए ताकि डीपर एनालिसिस हो सके, ठीक। Households average monthly per capita consumer expenditure, that is MPC, rose 33.5% since 2011 to 12 in sites to reach 3,510 and 40.4% in rural India to 2008 rupees. The government has sought to paint this as a signal of rising incomes, narrowing inequality and a sharp slippage in poverty levels. अभी क्या हुआ, जो हाउस होल्ड्स मंथली एवरेज इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम, वो क्या हुआ है, जो एमपीसी का मतलब क्या होता है कि एक घर में मान लो 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो पर व्यक्ति की आय कितनी है वो एमपीसी कहलाता है। हर व्यक्ति, आय नहीं, हर व्यक्ति कितना एक्सपेंडिचर और कितना खर्च कर रहा है। अगर 5 व्यक्ति एक घर में है तो हर व्यक्ति कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, वो एमपीसी कहलाएगा, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हर महीने वो कितना खर्च करता है, तो जो वो कितना रोज करा है, कितना बढ़ा है, 33.5%। कब से, 2011-12 से, मतलब 11-12 में अगर किसी का एक्सपेंडिचर 100 रुपये था तो अभी कितना हो गया, 133.5, इतना बढ़ा है पर मंथ किसी एक व्यक्ति का, एवरेज बोल रहे हैं ये। अब सिटीज़ में, इन सिटीज़ टू रीच 3,510, और सिटीज़ में जो अर्बन एरिया से वहाँ कितना 3,510 पहुँच चुका, मतलब हर व्यक्ति हर महीने 3,510 रुपये खर्च करता है। वहीं पर रूरल इंडिया में, गाँव वगैरह में, देहात में हर व्यक्ति कितना खर्च करता है, 2,008 रुपये। इसमें सब इंक्लूड होता है, इसमें आपका खाना, घूमना फिरना सब, ठीक।
द गवर्नमेंट हैज सोट टू पेंट दिस एज सोट टू पेंट मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये सबको एक ही पेंट से एक ही ब्रश से पोतना चाहती है। कैसे कि इसको ये देखना चाहती है कि ये सिग्नल है कि भाई आपकी जो इनकम है, जो सॉरी एक्सपेंडिचर है, वो राइज किया है 33.5% से। तो गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाना चाहती है कि देखो इसकी वजह से ये क्या इंडिकेट करता है कि लोगों की इनकम बढ़ी है ना, उनकी इनइक्वालिटीज़ घटी है, सॉरी इनइक्वालिटीज़ घटी है। अगर कोई अमीर था और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस था, है ना, अमीर और गरीब के बीच में डिस्टेंस था, वो क्या है, घटा है, वो कम हुआ है। ये गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। एंड ए शार्प स्लिपेज इन पॉवर्टी लेवल्स, और जो शार्प डिक्लाइन हुआ, स्लिपेज मतलब डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी लेवल्स में, वो भी गवर्नमेंट इससे इंडिकेट करना चाहती है। फिर आगे उतर कहता है बट दिस ओनली इम्प्लाइज अ 3.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन रूरल स्पेंड्स ओवर 11 ईयर्स विद अ 3% ग्रोथ फॉर अर्बन हाउस होल्ड। अभी ये बोल रहा है होता है कि ये तो सिर्फ 11 साल में जो कंपाउंड मतलब इकट्ठा एनुअल ग्रोथ है ना 11 साल की, ये दिखा रहा है। ये कोई लोगों की हितकारी चीज़ नहीं है, ये एकदम कंपाउंडेड मतलब एक साथ जो एनुअल कंपाउंडेड होके आया है ये 11 साल में, वो दिखा रहा है। 3.5% इन रूरल एरियाज और 3% इन अर्बन हाउस होल्ड, वेल बिलो द इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट्स इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है, उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है। पजलिंगली इवन आफ्टर एडिंग द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फ्री गुड्स रिसीव्ड थ्रू अ myriad of welfare schemes such as the PM Garib Kalyan Anna Yojana, the average MPC only rose to 2,054 rupees for rural households and 3,544 for urban peers. अब यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर कह रहा है कि सरप्राइजिंगली, पजलिंगली मतलब सरप्राइजिंगली, इवन आफ्टर एडिंग द इम्प्यूटेड वैल्यूज, है ना। इम्प्यूटेड वैल्यूज मतलब क्या होता है, इम्प्यूटेड मतलब होता है, हाँ, इम्प्यूटेड मतलब होता है कि जो अनुमानित हो, है ना, कैलकुलेटेड हो, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इवन आफ्टर सरप्राइजिंगली, ये चौंकाने वाली बात है कि इम्प्यूटेड वैल्यूज फॉर द फ्री गुड्स रिसीव्ड थ्रू अ मिराड ऑफ वेलफेयर, मिराड मतलब नंबर ऑफ वेलफेयर, बहुत सारी नंबर ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है, के बावजूद भी, जैसे स्कीम कौन सी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इस तरह की कई स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी, उसके बावजूद भी जो एवरेज एमपीसी है वो कहाँ तक बढ़ा है, सिर्फ 2,054 रुपये तक बढ़ा है। और वहीं रूरल एरिया, सॉरी अर्बन एरियाज में कितना बढ़ा है, 3,544 बढ़ा है, ठीक। दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मंथली स्पेंड्स ऑन फूड हैज स्लिप्ड बिलो 50% इन रूरल होम्स। और ये भी हमें देखना होगा कि चलो ठीक है, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ी है, पर जो खाना है, जो एक व्यक्ति की, एक जीव की बेसिक नीड है कि वो कुछ खाएगा तो ही पनपेगा ना, तो ही बढ़ेगा, तो उस पर उसने जो खर्च करना कम कर दिया, वो कितना कम कर दिया, 50% कम कर चुका है रूरल एरियाज में, रूरल होम्स में, गाँव देहात में, टू 46.4% है स्लिप्ड बिलो 50%, 50% से नीचे आ चुका, कहाँ तक चला गया, 46.4% तक। और वहीं 40% के नीचे अर्बन एरियाज में आ चुका है, विथ सीरियल सीइंग द शार्पेस्ट ड्रॉप। और जो सीरियल्स वगैरह जैसे चावल वगैरह है, इन सब में शार्पेस्ट ड्रॉप आया है, और यही रिमार्केबल है, यही सिग्निफिकेंट है, एंड मे ईज इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इफ यूज टू रिजिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेटेजेस। और रिजिक का मतलब क्या होता है, रिजिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, जैसे सुधारना, किसी चीज़ में आप सुधार करना, अगर यही जो इन्फ्लेशन ट्रेंड से इसको ईज कर देता, इसको कर्व कर देता, अगर ये सरकार देखती, अगर इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वेटेज अगर इसको सुधारती तो ठीक। हाउएवर इट इज pertinent to recall that food inflation began spiking last June just ahead of the survey's completion. पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, ठीक। कोई सी भी चीज़, जैसे हम बोलते हैं कि कोई सी भी चीज़ रिलेवेंट हो, एप्लीकेबल हो, कि ये ठीक, कोई सी भी चीज़ रिलेवेंट हो, पर्टिनेंट का मतलब रिलेवेंट। हाउएवर इट इज़ रिलेवेंट, हम पर्टिनेंट की जगह बोलते हैं इट इज़ रिलेवेंट टू रिकॉल दैट फूड इन्फ्लेशन बिगेन स्पाइकिंग लास्ट जून, कि भाई फूड इन्फ्लेशन को लास्ट जून में बढ़ना चालू है, और किसके अहेड, जस्ट सर्वे के कंप्लीशन के पहले, एंड हैज़ रिमेन्ड एलिवेटेड सिंस, सो प्रोपोर्शनल स्पेंड्स हैव लाइकली चेंज्ड। और जब से ही ये इन्फ्लेशन का है, तब से ही बढ़ा हुआ है, तब से ही बढ़ा के बैठा हुआ है। अ क्लियरर पिक्चर डिवॉइड ऑफ पेंट अप डिमांड एंड इन्फ्लेशन फ्लिप फ्लॉप इफेक्ट्स। और ये एक क्लियर पिक्चर से डिवॉइड करता है, हमें दूर रखता है कि एक तो पेंट अप डिमांड है, लोगों की कुछ आशाएं दबी थी, उसकी वजह से लोग और अधिक खर्च करने लगे, और जो इन्फ्लेशन में फ्लिप फ्लॉप इफेक्ट्स, फ्लिप फ्लॉप मतलब एकदम से अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स आने लगे, इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्रेश सर्वे दैट कंक्लूड्स दिस जुलाई। और यही सब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है जो नया सर्वे आया है, जो भी जो जुलाई में कंप्लीट हुआ। सो एनी रिकैलिब्रेशन ऑफ पॉवर्टी
So any recalibration of poverty, inflation of GDP calculation must wait till those results are compiled and released as well. और ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि भाई पॉवर्टी हमने कर्व कर दी, इन्फ्लेशन कर्व कर दी, तो ये जीडीपी कैलकुलेशन, ये सब हमें वेट करने की आवश्यकता है जब तक सब कुछ कंपाइल होकर हमारे सामने नहीं आ जाता। ठीक है, आई होप आपको पूरा पैराग्राफ क्लियर होगा, आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। हमने काफ़ी सारे वर्ड्स देखे। देखो, जब भी फाइनेंस से रिलेटेड या ऐसे सर्वे से रिलेटेड जब भी आर्टिकल्स आते हैं तो उनमें ठीक ठाक नंबर के जो वर्ड्स रहते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो आते हैं, और वो हम अभी देखते हैं। ठीक। अनकैरेक्टरिस्टिक, पहला जो शब्द है हमारा वो क्या है? अनकैरेक्टरिस्टिक। अब अनकैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, अनकैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जो सामान्य नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी नहीं। जैसे अगर आप कोई लड़का लेते हो, चलो नदी की हम लेते हैं रिवर, सॉरी, फॉर एग्जांपल रिवर लेते हैं, तो रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? रिवर की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें पानी रहता है, वो बहती है। ठीक। अब हम बोले कि रिवर से समुद्र की तरफ बहती है, सारी रिवर फाइनल समुद्र में जाके मिल जाती है, ओशन में। अब हम बोले कि नहीं, ये समुद्र में जाके नहीं मिल रही, उल्टा समुद्र से रिवर में पानी आ रहा है, तो ये अनकैरेक्टरिस्टिक होगा, ये रिवर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये असामान्य है। ठीक। जो सामान्य रूप से नहीं हो वो अनकैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक। तो अनकैरेक्टरिस्टिक एक तो क्या है, ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो, एडजेक्टिव। वहीं पर असामान्य। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एटिपिकल, अनयूजुअल, है ना, एबनॉर्मल, अनकॉमन, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकल, मतलब सबके आगे से प्रीफिक्स हट जाएंगे, यूजुअल, रेगुलर, नॉर्मल, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? यूफेमिज्म एक तो ये नाउन है। ठीक है, यूफेमिज्म क्या है? नाउन है। फिर इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड है ना, किसी को आप बिल्कुल ऐसे इशारेबाजी में आप बोलते हो ना, उसको बोलते हैं हम यूफेमिज्म। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, रिप्लेस होता है हार्श या अनप्लेसेंट वन का। ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट, देन इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, पोलाइट, पोलाइट टर्म, ठीक है, सब्सटीट्यूट टर्म, ये सभी सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम्स में ब्लंटनेस, बिल्कुल एकदम उजागर बोल देना आप, मतलब कोई सा कुछ नहीं, ब्लंटनेस, डायरेक्टनेस, बोल्ड, फ्रैंक, एक्सप्लिसिट, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। कोई सी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप देखते हो तो उसको हम बोलते हैं टाइडिंग्स। ये क्या है? नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, ना, सूचना, समाचार। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में आ जाएगा न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट, मैसेज। एंटोनिम्स की बात करें तो साइलेंस, सीक्रेसी, इग्नोरेंस, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है डिलिटेरियस। डिलिटेरियस का मतलब होता है कि कोई सी भी चीज़ आपको जो डैमेज करती है, कोई आपको नुकसान पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं डिलिटेरियस। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है ना, डिलिटेरियस, कोई आपको क्षति पहुंचाने वाली, नुकसानदायक, हानिकारक। नुकसानदेह। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, द केमिकल्स इन द वाटर हैड अ deleterious effect effects on the, ठीक।
वहीं हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में आ जाएगा हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम में आ जाएगा बेनिफिशियल, एडवांटेजेस, हेल्पफुल। ठीक है, ये सभी एंटोनिम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि कोई सी भी चीज़ एक टाइम के बाद आते हैं ना, कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम, इस तरह से आगामी या उसके बाद आने वाली, किसी चीज़ के बाद आने वाली। ये क्या है? एडजेक्टिव, किसी बाद आने वाली। सिनोनिम्स की बात करें, फॉलोइंग, सक्सीडिंग, लेटर, नेक्स्ट। एंटोनिम की बात करें तो प्रीवियस, प्रायर, फॉर्मर, फॉर्मर एंड प्रिसीडिंग। ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज़ की बिगनिंग, किसी चीज़ का स्टार्ट। ये क्या है? नाउन है। आरंभ, ऑनसेट का मतलब आरंभ या प्रारंभ, बात करना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हो जाएगा बिगनिंग, ठीक है, डबल एन, बिगनिंग, देन स्टार्ट, बिगिनिंग, स्टार्ट, है ना, कमेंसमेंट, इनिशिएशन। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। आउटसेट भी होता है, आउटसेट। एंटोनिम्स की बात करें तो कंक्लूशन, एंड, ठीक, फिनिश, ये सभी में आ जाएंगे एंटोनिम्स में। नेक्स्ट है डैश ऑफ सॉल्ट। डैश ऑफ सॉल्ट का एक और होता है, एक होता है पिंच ऑफ सॉल्ट। दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन से जाना, थोड़ी सावधानी रखना। डैश ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सावधानी रखे, थोड़ा स्केप्टिकल बने ना। डैश ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ सॉल्ट। सिनोनिम्स में अगर हम बात करें तो स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चन, डाउट, रिजर्वेशन। ठीक है, एंट्रेंस की बात करें तो ट्रस्ट, बिलीफ, कॉन्फिडेंस। ठीक, एग्जिबरेंस, नेक्स्ट शब्द है एग्जिबरेंस। एक तो ये नाउन है एग्जिबरेंस, अब इसका मतलब होता है उत्साह। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो द चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस exuberance was infectious, spreading joy to everyone। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में आ जाएगा एंथुसियाज्म,
जॉय, विगर, वाइवेशियस, वाइवेसिटी हो जाएगा, वाइवेशियस, जील, ठीक, ये सभी एक्सिबरेंट में आएगा। एंटोनियम्स में रिस्ट्रेंट, रिजर्वेशन, काम, सॉबरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड का मैंने बताया था कि कोई सी भी डिमांड जो थोड़ी दबी हुई हो, है ना, क्या दबा हुआ, ठीक। जैसे सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूमुलेटेड, जो बहुत समय से जमा हो रखा है, दबा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डिमांड, ठीक। बैकलॉग, बिल्ट अप डिमांड, ये सभी हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, सेटिस्फाइड डिमांड, फुलफिल्ड डिमांड। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड मतलब होता है किसी का काल, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि कोई एट्रीब्यूट होता है, कोई असाइंड होता है, काल्पनिक होता है, हम किसी चीज़ की कल्पना कर लेते हैं या फिर हम चीज़ को पहले से असेस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड। पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है, असेस कर लेना कोई सी चीज़ पहले से, पूर्वानुमान। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम में जाएगा एस्टिमेटेड, असाइंड, रिज्यूम्ड, इन्फर्ड। एंटोनिम्स की बात करें, एक्चुअल, नॉन, मेजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है विराट। ना, विराट का मतलब क्या होता है? विराट का मतलब होता है काउंटलेस, असंख्य, बहुत सारे। ये क्या है? एक तो नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल, ठीक। तो अनगिनत। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम काउंटलेस, इनन्यूमरेबल, फाइनाइट। एंटोनिम्स की बात करें तो लिमिटेड, फाइनाइट, रिजिक का मतलब क्या होता है? रिजिक का मतलब होता है कि कोई सी भी, आप जैसे किसी चीज़ में सुधार करना, है ना, सुधारना, वर्ब है ये, पार्ट ऑफ स्पीच में। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में आ जाएगा हमारा रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज, एडजस्ट, मॉडिफाई। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में मेंटेन, रिजर्व, कीप। नेक्स्ट देखते हैं पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है कोई सी भी चीज़ रिलेवेंट हो, रिलेवेंट, संबंधित। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है रिलेवेंट, जो मैं लिख चुका हूँ पहले, एप्लीकेबल, रिलेटेड,
कनेक्टेड। एंटोनिम्स की बात करें तो इररिलेवेंट, इमैटेरियल, अनरिलेटेड। ठीक है। डिवॉइड की बात करें तो डिवॉइड का मतलब क्या होता है? डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से आप लेक करते हो, किसी चीज़ से विहीन हो, है ना, रहित, विहीन, रहित। एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। सिनोनिम्स की बात करें, एम्प्टी, लेकिंग, ठीक, फिर बैरन। एंटोनिम्स की वही बात करें तो फुल, फेल्ड, अबैंडेंड, अबैंडेंट, अबंडेंट, अबंडेंट, कंप्लीट, सभी एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी शब्द है रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन का मतलब क्या था? देखो, रिकैलिब्रेशन एक तो ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है ना। तो रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप स्मॉल चेंज करें ना, समथिंग टू इंश्योर एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी वगैरह पाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा स्मॉल स्मॉल चेंजेस करें ना, जैसे पुनः गणना करना या फिर तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल, द कंपनी नीड्स, द कंपनी, द कंपनी नीडेड टू recalibrate its production process to improve efficiency। कंपनी को क्या रिकैलिब्रेट करना था इस प्रोडक्शन प्रोसेस, ताकि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। सिनोनिम्स की बात करें हम, आ जाएगा हमारे पास एडजस्ट, एडजस्ट, फाइन ट्यून, मॉडिफाई। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेन, देन लीव अनचेंज, जैसा है वैसा ही रखो। ये सारे हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए थे। अभी आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप ये जो पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा इसका प्री से लिखें। ठीक है, वही 55 to 65 वर्ड्स। आपको जो भी डेटा या एग्जांपल्स आए उनको अवॉइड करना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है और आपको पॉइंट वाइज नहीं, पैराग्राफ वाइज लिखना है। 7 to 8 लाइन मोर देन इनफ है। प्री से लिखिएगा, फिर उसमें प्री से लिखने के बाद आप ये देखिएगा कि टोन ऑफ द पैराग्राफ क्या है, जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता है, क्रिटिसाइज़ किया उसने आर्टिकल के थ्रू, या तारीफ़ करी है, या चिंता जताई है, जो भी उसका टोन ऑफ पैराग्राफ हो। फिर एक सूटेबल आप हेडिंग लिखेंगे, सूटेबल हेडिंग। इतना सब आप कीजिएगा तो आप ये सब रोज़ाना करेंगे ना, तो आपको खुद में इम्प्रूव नज़र आएगा, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खोला है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।